हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। टॉपर टॉक हम बच्चों के साथ करते रहते हैं और इस टॉपर टॉक के शो में आज हम स्वागत करते हैं प्रतीक पांडे का। प्रतीक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग करी है एंड EKTU के एक कॉलेज से पास आउट हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में KVS TGT का एग्जाम निकाला है। और ना केवल एग्जाम निकाला है, इनकी रैंक 20 रही है। इंजीनियर्स एकेडमी के मॉक इंटरव्यू में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज हम प्रतीक के साथ जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन का मेन एजेंडा, मेन तरीका, मेन जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है जिससे एग्जाम निकाल पाए, और भी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो प्रतीक, मेरी आवाज ऑडिबल है आपको? तो आपका सिलेक्शन हुआ है KVS TGT में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। एंड ना केवल सिलेक्शन, रैंक भी 20 रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का ये चर्चा का जो विषय है, ताकि जूनियर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके, तो मेरा पहला क्वेश्चन, एज यूजुअल क्वेश्चन जो मैं सभी बच्चों से पूछता हूँ, कि जी सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन के पहले इन दोनों की लाइफ में क्या क्या बदलाव आया है? इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, सर। लोगों के देखने का नजरिया भी बदल जाता है, बात करने का जी नजरिया बदल जाता है, पर्सनल रिस्पेक्ट बदल जाती है। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से कि सिलेक्शन से पहले लोग क्या कहा करते थे, किस तरीके से ट्रीट किया करते थे, और सिलेक्शन के बाद और पर्सनल कॉन्फिडेंस में भी क्या बदलाव सर, मैंने जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है वो सेल्फ रिस्पेक्ट रही है। और सर, सिलेक्शन के बाद एक सर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि हमने जिस चीज के लिए मेहनत की वो पे ऑफ हुआ। तो सर, सबसे है? ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए दूसरों की रिस्पेक्ट से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी। और मेरा आत्मसम्मान सर इस चीज से बढ़ा है जो सिलेक्शन मैंने पाया। और दूसरों को देखने का भी नजरिया बदलता है, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट था सर। बिल्कुल, आपका जैसे मैं देख पा रहा था कि फैमिली बैकग्राउंड, पापा शायद फार्मासिस्ट हैं आपके, और आपने जी बिल्कुल सर। हटके और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग करी। तो फैमिली का गाइडेंस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, इंजीनियर्स एकेडमी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, इन सब में इंजीनियर्स एकेडमी और फैमिली के मोटिवेशन और टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा, उसके बारे में आपका क्या कहना सर, फैमिली का मेरे हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। खासकर कि मेरे माता पिताजी दोनों का। और सर, मैं अपनी आदरणीय माता जी को इसका बहुत बहुत श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से बचपन से ही बहुत ही मोटिवेट किया। मैं काफी टाइम ऐसा भी होता था कि मीडियोक्रेसी में जाता था सर, कि औसत भी कर लूं तो चल जाए। लेकिन उनका हमेशा कहना रहता था कि एक्सेलेंस के लिए जाओ, एक्सेलेंस के लिए ट्राई करो, उसी के लिए मेहनत करो। तो सर, कहीं ना कहीं लगता है कि ये आज जो हूँ, उसी का नतीजा है कि वो हमेशा मुझे पुश करती थी एक्सीलेंस के लिए, कि एक मीडियोकर जिंदगी न जियो और अच्छा कुछ करके दिखाओ। और यही था सर कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था और घर वालों का गाइडेंस था। और इंजीनियर्स एकेडमी की बात करूं तो सर, मुझे इंटरव्यू का कोई भी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसके लिए मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो एक दो संस्थान मुझे दिखे, तो जिसमें से कि कुछ और लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया इंजीनियर्स एकेडमी के लिए। तो क्योंकि मैं उस समय गाजियाबाद में ही एक RRTS है सर, तो वहाँ पे एज अ सिग्नलिंग जेई में काम कर रहा था, कॉन्ट्रेक्चुअल। तो मेरे लिए आसान था दिल्ली में रह के मॉक इंटरव्यू देना। तो मैं वहां पे गया और मुझे वहां पे जाके ये समझ में आया कि मेरी कई गलतियां थी, जो कि मुझे, क्योंकि पहले इंटरव्यू में, मेरे मॉक इंटरव्यू में बहुत कम नंबर में है कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वो गलतियां सुधारी सर। और जब सेकंड राउंड में गया, सेकंड बार गया वहां पे मॉक इंटरव्यू देने, तो मेरे उससे पहले की अपेक्षा काफी अच्छे नंबर आए थे। जिसमें कि जो मेरी गलतियां थी मैंने सुधार कर ली थी और ज्यादा प्रिपेयर होके गया था पहले की अपेक्षा। है? बिल्कुल। तो एक और चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने यहाँ पर तो सिलेक्शन ले ही लिया है और फाइनली ज्वाइनिंग भी हो ही जानी है, अब आपका अगला टारगेट क्या है? सर, अभी के लिए मेरा टारगेट एक एग्जाम है सर, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का, उसका इंटरव्यू होना है। और सर, इसके आगे कोशिश करूंगा कि सिविल सर्विसेज के लिए। NPCIL का एग्जाम, रिटर्न एग्जाम आपने क्लियर किया है, करेक्ट? जी सर, जी।
साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। बहुत बढ़िया। और जो मिस्टेक आपने करी उनमें से यदि मैं मैन मिस्टेक की बात करूं जिसकी वजह से कि वो आप जो बच्चों को मैसेज देना चाहें अपने जूनियर्स को कि यार बच्चों तुम ये इन बातों का ध्यान रख लो कि ये मिस्टेक जनरली सारे ही बच्चे करते हैं, इन मिस्टेक को मत करो, तो तुम्हारे सिलेक्शन और कम टाइम में हो जाएगा और फ्रिक्वेंटली हो जाएगा और अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ऐसी दो तीन बातें जो आपको लगती है बतानी चाहिए। सर अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मैं शुरुआत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिप्लोमा के बाद से ही मैं तैयारी करना शुरू कर दिया था मैंने। बट मुझे जो पैटर्न है एग्जाम्स का वो मुझे पता नहीं था, या मेरी उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं केवल टेक्निकल पढ़ा करता था उस समय और नॉन टेक नहीं पढ़ता था और नॉन टेक पर ध्यान नहीं देता था। और जेई के मैं जितने भी एग्जाम्स देता था उसमें देखता था कि 60 to 70% रेशियो जो रहता था टेक्निकल का रहता था और 40% रेशियो जो रहता था वो नॉन टेक का रहता था, जिससे कि मेरी मैथ एक समय इतनी कमजोर थी कि मेरा कोई भी एग्जाम नॉन टेक कमजोर होने की वजह से निकलता ही नहीं था। हालांकि मेरी टेक्निकल इतना खराब नहीं था मेरा। सो उसके बाद चीजें दूसरे बच्चों जो सिलेक्टेड हो गए उनसे पूछना शुरू हुआ, और उसके बाद सर मैंने नॉन टेक पे भी ध्यान देना शुरू किया। तो 2018 की बात है सर, मैंने सीरियस होके थोड़ा तैयारी करनी शुरू की थी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो मेरा रेलवे जेई का सर प्री निकला था और मेन से मेरा 1.5 नंबर से रह गया था सिलेक्शन। और सर उसके बाद भी कई एग्जाम्स मेरे निकले, जैसे कि दिल्ली मेट्रो मैंने निकाला, लेकिन सर उसमें 124 सीटें थी जिसमें कि मेरा जो रैंक आई थी 94 आई थी, और कोविड की वजह से सीटें घटा के 74 कर दी गई, तो जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सर मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरी गलती क्या रहती थी कि मैं एग्जाम जब आता था तो प्रिपरेशन करता था और बीच में मेरी कंटिन्यूटी टूट जाती थी। तो जितने भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मेरी यही सलाह है कि आप कंटिन्यूटी मत खराब करो अपने। आप जब तैयारी शुरू करते हो तो भले नोटिफिकेशन आए या ना आए, सबको पता है कि जब नोटिफिकेशन आता है तभी मोटिवेशन आता है। बच्चे ऐसे जल्दी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो वो बीच में ब्रेक आता है और जो आप लेते हो ना उसके वजह से आपका सिलेक्शन डिले हो जाता है। और मेरी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर ये गलती थी कि मैं बीच में बहुत पीक होती थी मेरी पढ़ाई और उसके बाद एकदम से एक ब्रेक आ जाता था, तो उस ब्रेक के वजह से मुझे लगता है कि सिलेक्शन में इतना डिले रहा। और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एग्जाम, एक उसका सिलेबस कैसे रहता है कि नॉन टेक और टेक दोनों आता है, तो ये चीज मुझे समझ में आती है कि इसकी वजह से अगर स्टूडेंट ध्यान देंगे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो अच्छा रहेगा उनके लिए, कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात कि कंटिन्यूटी, जो हम बार बार हम भी ये बात कहते रहते हैं कि भाई कंटिन्यूअसली आप लोग तैयारी करो। कई एग्जाम में फेल होते हैं, जैसे आपने बताया कि आप एक एग्जाम में 1.5 नंबर से रह गए, एक एग्जाम ऐसा था जिसमें कि सीट कम हो गई, तो इस टाइम पर बड़ा डीमोटिवेशन भी आता है। और ऐसा बहुत सारे बच्चे जी होते हैं जो सर। बाउंड्री पर जाके वापस आ जाते हैं। उन बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मैं तो उनसे कहता ही हूँ कि अब तुम बाउंड्री पर हो, अब तुम्हारे एग्जाम निकलने स्टार्ट ही होने वाले हैं बस। तो ऐसे बच्चों को यदि कोई आप सर मैसेज देना चाहो। उन बच्चों से यही कहना है कि मेरे नॉलेज में जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया हो। और अधिकतर जितने आप सिलेक्टेड कैंडिडेट देखेंगे सर उनमें एक कॉमन बात होती है कि वो 2 से 4 जगहों पे बहुत कम कम मार्जिन से वो बचे रहते हैं सिलेक्शन से। और सर ये साइन होता है कि आने वाले एग्जाम्स में अगर उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे तो वो सेलेक्ट हो जाए। मैंने जहां तक नोटिस किया है तो यही साइन है सेलेक्ट होने का कि आप 1 2 3 एग्जामों में बहुत कम कम नंबरों के मार्जिन से बच जा रहे हो। दैट मीन्स यू आर द कंपटीटर एंड यू आर द टॉप 100 और टॉप 200 स्टूडेंट्स ऑफ दैट एग्जाम। तो सर मेरे ख्याल से उन बच्चों को तो खास कर की और अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा करीब है। और इस समय डिमोटिवेट होने से क्या होता है कि और कंटिन्यूटी खराब कर देने से क्या होता है कि वो फिर पिछड़ जाते हैं एग्जाम में, जो कि उनकी बहुत ही प्रबल संभावना होती है कि सिलेक्ट हो जाए वो अगले एग्जाम में। ठीक बात है। चलिए, बहुत ही अच्छा आपका लाइफ का एक्सपीरियंस भी रहा और इतने सारे आपने बच्चों को बात भी बताई। डेफिनेटली अपने इस वीडियो से बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। एंड आपका जो अगला टारगेट है कि आपने जो रिटर्न एग्जाम दे रखा है, कि आपने एनपीसीआईएल का एग्जाम दे रखा है, उसका इंटरव्यू देके आप उसमें भी फाइनल सेलेक्ट हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।
और उससे आगे भी जो आपकी प्लानिंग है, आप सभी प्लानिंग में सक्सेस हो, और आगे भी फ्यूचर में अपन टच में रहेंगे और भी बच्चों से बात जरूर करते सर। रहेंगे। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। आप आए, अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भी कोई बात होइएगा तो आप हमें बताइएगा, ताकि हम आपकी वीडियो शॉर्ट्स की फॉर्म में भी डाल सके, ताकि और जूनियर्स को और अच्छे अच्छे मैसेज जा सके। जरूर सर, जरूर। चलिए, ऑल द बेस्ट वंस अगेन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.